पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा कौन सी टीआरई में, किस तारीख को और किस वर्ष में पूछा गया है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ था। अर्थात बंगाल विभाजन जो है वो कानूनी रूप से कब लागू किया गया था। तो बंगाल विभाजन जो है ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बंगाल विभाजन की बात करें कि ये बंगाल विभाजन आखिर में था क्या, तो ये बात है 1905 ईस्वी की, जब भारत का वायसराय जो है वो लॉर्ड कर्जन हुआ करता था। इस कर्जन ने बंगाल वाला जो इलाका था, इसको दो भागों में प्रशासन की दृष्टि से बांट दिया। जो पूरब वाला इलाका था, इसका नाम इसने पूर्वी बंगाल रखा, और जो पश्चिम वाला इलाका था, इसका नाम जो है वो पश्चिम बंगाल रखा गया। और कर्जन ने कहा कि ये डिवीज़न जो है वो प्रशासनिक दृष्टि से करा गया है, लेकिन इसके पीछे कर्जन की मंशा कुछ और थी कि बंगाल वाले क्षेत्र में जो राष्ट्रवाद पनप रहा था, उस राष्ट्रवाद को ख़त्म करने के लिए हिंदू और मुस्लिम वाले इलाकों को अलग-अलग बाँटने की साजिश की गई थी कर्जन के द्वारा। और ये बात जब भारतीयों को पता चली, तो भारतीयों के द्वारा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। और ये स्वदेशी आंदोलन का परिणाम रहा कि जब दिल्ली में तीसरा दिल्ली दरबार हुआ 1911 ईस्वी में, तो उस समय जो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज परचम आए हुए थे, उन्होंने घोषणा की कि 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन किया गया था, वो गलत विभाजन था और इस विभाजन को रद्द किया जाता है। यही था बंगाल विभाजन की 1905 ईस्वी की कहानी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था। तो भारत में स्वदेशी और बहिष्कार का तरीका पहली बार कब अपनाया गया। तो पहली बार जब बंगाल विभाजन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1905 ईस्वी में, उसी के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों के द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार का तरीका अपनाया गया। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है बंगाल विभाजन, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें कि ये जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का तरीका क्यों अपनाया गया, तो जब अंग्रेजों के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था, तो जो बंगाल के बुद्धिजीवी थे, उन लोगों ने रिसर्च किया अंग्रेजों के बारे में और पता लगा कि बंगाल में जो अंग्रेज हैं, उनकी ताकत का प्रमुख स्रोत जो है वो इनका व्यापार है। और व्यापार को अगर इन लोगों के ख़त्म किया जाए, तब इनकी जाकर के ताकत ख़त्म की जा सकती है। इसीलिए क्या किया गया कि अंग्रेज़ों के द्वारा जितने भी व्यापार किए जाते थे, जितने भी सामान ले आए जाते थे, उन सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया। और जब सामानों का बहिष्कार हुआ और उसकी जगह पर स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की बात की गई थी, और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन था, उसी का परिणाम स्वरूप हुआ था ये। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोधी गीत था, और उसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। तो ये पूछ रहा है कि जो बांग्लार माटी और बांग्लार जल जो गीत है, इसको किसने लिखा था। तो ये जो गीत है बांग्लार माटी बांग्लार जल, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने जिन्हें लिखा था 1905 ईस्वी में। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत लिखा क्यों था। तो अंग्रेजों के द्वारा जब 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था और उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी स्वदेशी आंदोलन को और गति देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्लार माटी और बांग्लार जल ये गीत लिखा गया था। और ये जो गीत है बांग्लार माटी और बांग्लार जल, इसको अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा है, इसने अपने यहाँ का राज्य गीत इसको घोषित किया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबद्ध नहीं था। कौन है जो कि होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है, वो हमें छांटना है।
तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है बाल गंगाधर तिलक। क्या बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से संबंधित है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1916 ईस्वी में पहली बार बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। अतः जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये बिल्कुल सीधे तौर पर होम रूल लीग से संबंधित हैं। ऑप्शन बी में देखिए, इसमें दिया है एनी बेसेंट। क्या एनी बेसेंट होम रूल लीग से संबंधित हैं? तो बिल्कुल संबंधित हैं, क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक वाला इलाका था, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात वाला, इसको छोड़ करके पूरे भारत में जो होम रूल आंदोलन चल रहा था, उसका नेतृत्व जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अतः एनी बेसेंट भी जो है वो होम रूल लीग से संबंधित थी। ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में दिया है सरोजनी नायडू। क्या सरोजनी नायडू होम रूल लीग से संबंधित थी? तो हाँ, बिल्कुल संबंधित है, क्योंकि ब्रिटेन में जब होम रूल लीग का प्रतिनिधित्व करने की बात थी, तो वहाँ पर सरोजनी नायडू को भेजा गया था होम रूल लीग का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अर्थात ए, बी और सी तीनों के तीनों, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू, तीनों लोग होम रूल लीग से संबंधित हैं। इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो हमारा ऑप्शन ई है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? तो जो मुस्लिम लीग है, इसने अलग से पाकिस्तान की मांग जो है वो 23 मार्च 1940 ईस्वी को प्रस्ताव पारित किया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। जो मुस्लिम लीग है, इसका 1940 ईस्वी का जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उसी लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया था कि जो भारतीय मुसलमान हैं, उनके लिए अलग से एक देश बनाया जाए और उस देश का नाम जो है वो पाकिस्तान रखा जाए। ये प्रस्ताव जो है वो 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पारित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1916 ईस्वी में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो जो होम रूल लीग है, इसको हमारे देश में दो लोगों के द्वारा प्रमुखता से शुरू किया गया था। और वो कौन-कौन लोग थे? तो 2 लोगों में पहले जो थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है, यहाँ से इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। और इन्होंने होम रूल लीग की कब शुरुआत की? तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के पुणे शहर से होम रूल लीग की शुरुआत की थी। और इनका जो क्षेत्र था, वो महाराष्ट्र वाला, गुजरात वाला और कर्नाटक वाला क्षेत्र था। इन 3 क्षेत्रों में बाल गंगाधर तिलक का होम लीग आंदोलन जो है वो जारी था। और इनके कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 6 महीने के बाद, मद्रास वाले क्षेत्र से एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास वाले क्षेत्र से एनी बेसेंट के द्वारा 1 सितंबर 1916 ईस्वी को दूसरा होम रूल लीग का शुरुआत किया गया था। और जो एनी बेसेंट का क्षेत्र था, वो बाल गंगाधर तिलक के क्षेत्र को छोड़ करके भारत का जितना भी क्षेत्र था, उन सारे क्षेत्रों में एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन चलता था। अर्थात 2 लोगों ने शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में एनी बेसेंट का नाम दिया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक का नाम नहीं दिया हुआ है। अतः जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था? तो जो मुस्लिम लीग है, इसने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। इसलिए जो ऑप्शन ए है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर को क्यों मनाया था? इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। और उस दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने कांग्रेस के बिना सहमति के भारत को जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। जिसकी वजह से कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कि सरकार में शामिल थे, उन सारे लोगों ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को इस्तीफा दे दिया। और इनके इस्तीफा से जो मुस्लिम लीग था, वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि सरकार से कांग्रेस के लोग जो है वो खत्म हो गए, मतलब कि उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अब सरकार पर पूरी तरीके से अंग्रेज थे। इसीलिए इस दिवस को, जिस दिन की कांग्रेस के लोगों ने इस्तीफा दिया था, उसी दिन को मुस्लिम लीग जो है वो इसने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन ए है, 22 दिसंबर 1939, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी?
तो बाल गंगाधर जो तिलक हैं, इन्होंने 1916 ईस्वी में जो महाराष्ट्र का पुणे शहर है, यहाँ पर इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इसीलिए जो ऑप्शन ए है, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके होम रूल लीग का क्षेत्र क्या था? तो इनका जो होम रूल लीग था, वो महाराष्ट्र वाले इलाके में, गुजरात में और कर्नाटक में, ये 3 राज्यों में इनका होम रूल लीग चलता था। जिसकी शुरुआत इन्होंने जो है वो 28 अप्रैल 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को की थी। और बाल गंगाधर जो तिलक हैं, इन्होंने होम रूल लीग के प्रचार करने के लिए इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। और वो पत्रिकाएं कौन-कौन सी थी? तो एक पत्रिका थी मराठा पत्रिका। कौन सी थी? मराठा पत्रिका। और दूसरी पत्रिका थी केसरी। इन 2 पत्रिकाओं के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इन्होंने होम रूल लीग का प्रचार और प्रसार किया था। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो पत्रिकाएं हैं मराठा और केसरी, ये किन भाषाओं की पत्रिकाएं हैं? तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो मराठा पत्रिका है, ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। और जो केसरी पत्रिका थी, वो मराठी भाषा की पत्रिका थी। कौन सी भाषा की? मराठी भाषा की। जो मराठा पत्रिका है वो अंग्रेजी भाषा का, और जो केसरी पत्रिका है, ये मराठी भाषा की पत्रिका थी। इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो लंदन में जो कर्जन वायली था, जो कि भारत का राज्य सचिव था, इसकी हत्या किसके द्वारा की गई? तो इसकी हत्या जो है वो मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग मदन लाल ढींगरा की बात करें, तो तत्काल में उस समय हमारा जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, वहाँ पर एक संगठन सक्रिय था जिसका नाम था अभिनव भारत संगठन। और इसी अभिनव भारत संगठन के ये सदस्य थे मदन लाल ढींगरा। और ये जो अभिनव भारत संगठन था, इसी ने प्लान बनाया था कि जो भारत का राज्य सचिव कर्जन वायली है, जो कि लंदन में उसका ऑफिस है, वहाँ पर कार्य करता है, उसकी हत्या की जाए। और इसके लिए मदन लाल ढींगरा को भेजा गया। और मदन लाल जो ढींगरा है, ये लंदन में पहुंच करके 1 जुलाई 1909 ईस्वी को कर्जन वायली को गोली मार करके इन्होंने हत्या कर दी थी। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा मदन लाल ढींगरा, ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पर दिया है उधम सिंह। जो उधम सिंह हैं, इन्होंने भी मदन लाल ढींगरा की तरह ये काम किया था। इसीलिए इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो उधम सिंह हैं, इन्होंने इन्होंने लंदन में जा करके 1940 ईस्वी में माइकल ओडायर की इन्होंने गोली मार करके हत्या की थी। और इसके पीछे कारण क्या था कि जो अंग्रेजों ने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड किया था, उसी का बदला लेने के लिए ये उधम सिंह जो है, ये जो है लंदन गए थे। और लंदन में जा करके इन्होंने जो जनरल डायर था, जो माइकल ओडायर था, उसकी इन्होंने हत्या की थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी? जो लेफ्टिनेंट एयर्स था, इसकी हत्या गलती से किसके द्वारा की गई? तो इसकी हत्या जो है वो चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। कौन कौन लोग थे? तो इसमें दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण हरि चापेकर दोनों लोग शामिल थे। इसीलिए जो ऑप्शन ए है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, बात क्या थी कि गलती से इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी? तो ये बात है 1897 ईस्वी की, जब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में प्लेग फैल रहा था। और वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा एक प्लेग समिति बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष जो है वो रैंड को बनाया गया था। और ये जो रैंड था, ये महाराष्ट्र वाले इलाके में अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था। इसीलिए महाराष्ट्र वाले इलाके में जो संगठन चल रहा था, सक्रिय था अभिनव भारत, उस अभिनव भारत ने प्लान बनाया कि इस रैंड की हत्या कर दी जाए। और इसीलिए चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण को भेजा गया था। लेकिन ये लोग जब ऑफिस में पहुंचे, तो वहां पर एयर्स था, बल्कि रैंड नहीं था। और इसको लोगों ने ये लोग जो है वो पहचान न सके, और ये लोग जो है वो एयर्स की ही हत्या कर दी थी। इस तरीके से गलती से एयर्स की हत्या दामोदर चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर के द्वारा की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन ए है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? तो केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंकने वालों में 2 लोग शामिल थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त।
और ऑप्शन ए में दिया है बटुकेश्वर दत्त, इसीलिए जो ऑप्शन ए है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें कि किस दिन केंद्रीय विधानसभा में ये बम फेंका गया था, तो वो दिन था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी का, जिस दिन की केंद्रीय विधानसभा में ये बम फेंका गया था। अच्छा, इस दिन ये बम क्यों फेंका गया? क्योंकि उस दिन केंद्रीय विधानसभा में 2 बिल जो है वो पेश किए गए थे। कौन-कौन से बिल थे? तो एक बिल था उसमें से पब्लिक सेफ्टी बिल। कौन-सा था? पब्लिक सेफ्टी बिल। और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन 2 बिलों के विरोध में जो है वो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। अच्छा, अगर हम लोग बात करें पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल, ये आखिर में थे क्या? तो पब्लिक डिस्प्यूट बिल ये था कि किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, ये पब्लिक सेफ्टी बिल था। और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, मतलब कि कंपनी और मजदूरों के बीच में जब डिस्प्यूट होगा तो उसके उसमें जो है वो कंपनी के मालिक को यहाँ पर ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे थे। यही थे 2 बिल, और इसी के विरोध में केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर के दत्त के द्वारा जो है वो बम फेंका गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें कि यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, तो अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। इस शहर में जो है वो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और किस वर्ष में गदर पार्टी की स्थापना हुई? तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और इस पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? तो इस पार्टी की स्थापना करने वाले थे सोहन सिंह भाकना। कौन थे? सोहन सिंह भाकना। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? सोहन सिंह भाकना के द्वारा। कहाँ पर? तो यूएसए का जो सैन फ्रांसिस्को है यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो जो अनुशीलन समिति थी इसकी एक शाखा पटना में 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा स्थापित की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन ए है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें अनुशीलन समिति की, तो जो अनुशीलन समिति थी ये कलकत्ता की एक समिति थी। कहाँ की? तो ये जो है वो कलकत्ता की एक समिति थी, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा इस अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी? तो इसमें 2 लोग थे। एक थे बारेंद्र कुमार घोष और दूसरे थे प्रथमनाथ मित्रा। इन 2 लोगों के द्वारा मिल करके अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। अच्छा, ये अनुशीलन समिति आखिर में था क्या? तो अनुशीलन जो समिति थी ये जो है वो एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। अर्थात ये जो है वो गुप्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने और उनको जो है वो हराने के लिए ये समिति काम करती थी। और इसी समिति का 1913 ईस्वी में पटना वाले क्षेत्र में, पटना शहर में जो है वो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा इसकी शाखा स्थापित की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन ए है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुड्डे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान और डुड्डे खान, इन 2 लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ सिंगापुर से विद्रोह कर दिया था। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग गदर पार्टी की बात करें तो जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। और इस पार्टी का काम ही था अंग्रेजों का विद्रोह करना, अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो विद्रोह करना। और इसी पार्टी से प्रभावित होकर के सिंगापुर में चिश्ती खान और डुड्डे खान के द्वारा जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन सी में सिंगापुर दिया हुआ है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी? तो जो मुजफ्फरपुर का बम कांड है ये घटना है 1908 ईस्वी की। किसकी? 1908 ईस्वी की। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें एग्जैक्ट डेट की कि कौन सी तिथि थी जिस दिन मुजफ्फरपुर का बम कांड हुआ था, तो ये तिथि थी 30 अप्रैल 30 अप्रैल 1908 ईस्वी का, जिस दिन की मुजफ्फरपुर का बम कांड हुआ था।
अगर हम लोग बात करें मुजफ्फरपुर बम कांड का कि आखिर में था क्या मुजफ्फरपुर का बम कांड, तो ये जो है वो जो मुजफ्फरपुर का जज था किंग्सफोर्ड, उसको मारने की प्लानिंग थी। और इसमें दो लोग शामिल थे। कौन कौन? तो एक थे खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी। ये दो लोग जो है, इन लोगों ने प्लान बनाया था कि मुजफ्फरपुर का जो जज है, ये बहुत ही अत्याचार कर रहा है भारतीयों के ऊपर, इसको जो है वो मार दिया जाए। और ये दोनों लोगों ने प्लान बनाया। और इन लोगों का प्लान ये था कि जब शाम के समय में किंग्सफोर्ड घर की तरफ लौट रहा होगा तो उसके बग्घी के ऊपर बम फेंक करके उसको उड़ा दिया जाएगा। और इसके लिए दोनों लोग, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों लोग रोड के किनारे जा कर के खड़े हो गए। और जैसे ही बग्घी आई उसके ऊपर इन लोगों ने बम फेंक दिया। लेकिन अभी ये लोग यहीं पर खड़े थे, तब तक पता चला कि इस बग्घी में किंग्सफोर्ड तो था ही नहीं। इस बग्घी में दो महिलाएं शामिल थीं और दो महिलाएं ऐसे एक वकील की पत्नी और बेटी थी जो कि भारतीयों का ही पक्ष लिया करता था। और ये देख करके प्रफुल्ल चाकी को बहुत ही बुरा लगा और प्रफुल्ल चाकी जो है वो अपने आप को गोली मार करके इन्होंने हत्या कर ली। और जो खुदीराम बोस हैं वो यहाँ से भाग निकले, लेकिन बाद में इनको अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ लिया गया और बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। यही है मुजफ्फरपुर का बम कांड, जो कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अर्थात जो लंदन में अभिनव भारत संस्था बनाई गई थी, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना जो है वो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग अभिनव भारत की बात करें तो जो अभिनव भारत है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, कहाँ पर ये संस्था बनाई गई? ये संस्था बनाई गई थी लंदन में। और कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1904 ईस्वी में। और इस संस्था को स्थापित करने वाले में कौन-कौन लोग शामिल थे? तो इसमें 2 लोग शामिल थे। कौन-कौन? तो एक तो शामिल थे इसमें विनायक दामोदर सावरकर और दूसरे थे इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर। कौन थे? गणेश दामोदर सावरकर। इन 2 लोगों ने मिलकर के इस अभिनव भारत संस्थान की स्थापना की थी। और इसके साथ ही साथ भारत में भी इन लोगों ने मिल करके 1899 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना की थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और अगर हम लोग विनायक दामोदर सावरकर की बात करें तो इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जहाँ से कि एग्जाम में आपको बार बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। कौन सी? द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, जिसको कि इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारे देश पर, उस पर इन्होंने लिखी हुई है। और यही विनायक दामोदर सावरकर हैं जिन्होंने कि इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी इनकी पुस्तक है हिंदुत्व। कौन सी? हिंदुत्व दूसरी पुस्तक है। इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? अर्थात भारत से बाहर पहली बार भारतीय ध्वज को कहाँ पर फहराया गया था और किसने फहराया था, ये पूछ रहा है। तो भारत से बाहर पहली बार मैडम भीकाजी कामा के द्वारा भारतीय ध्वज को फहराया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि मैडम भीकाजी कामा के द्वारा भारतीय ध्वज को किस देश में फहराया गया था, तो वो देश था जर्मनी। कौन सा था? वो था जर्मनी देश। और अगर पूछ ले कि जर्मनी में कौन सा शहर था जहां पर कि मैडम भीकाजी कामा के द्वारा झंडा फहराया गया था, तो वो शहर था स्टुटगार्ड। कौन सा था? स्टुटगार्ड। जो स्टुटगार्ड शहर है, यहाँ पर मैडम भीकाजी कामा के द्वारा भारतीय झंडे को फहराया गया था। और ये किस वर्ष की घटना है? तो ये घटना है 1907 ईस्वी की, जबकि जर्मनी के स्टुटगार्ड में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा भारत से बाहर भारतीय झंडे को पहली बार ध्वजारोहित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? अर्थात कौन सा षड्यंत्र था जिसके लिए 3 अंग्रेजों को सजा दी गई थी? तो वो षड्यंत्र था मेरठ मेरठ षड्यंत्र मामला, जिसमें कि 3 अंग्रेजों को सजा सुनाई गई थी।
इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग मेरठ षड्यंत्र की बात करें कि आखिर मेरठ षड्यंत्र था क्या, तो ये बात है 1929 ईस्वी की, जब मेरठ में 31 श्रमिक नेताओं को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया था। ये बेसिकली 3 अंग्रेज शामिल थे इस षड्यंत्र में। इनका षड्यंत्र ये था कि मेरठ वाले क्षेत्र के जितने भी श्रमिक नेता हैं उनको पकड़ करके उनको दोषी ठहरा करके इनको खत्म कर दिया जाए। और इसके लिए ये लोग जो हैं वो इन लोगों ने 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया और इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और 27 को इसमें से दोषी भी ठहरा दिया गया था। लेकिन बाद में जब जवाहरलाल नेहरू इन लोगों की पैरवी करने लगे और साथ में कई बड़े वकील भी शामिल हुए, तब जा करके इस मेरठ का जो षड्यंत्र मामला था इसका पर्दाफाश हुआ और इसमें पाया गया कि 3 अंग्रेज जो है वो आरोपी हैं। और बाद में फिर तीनों लोगों को जो है वो यहाँ पर सजा सुनाई गई थी और जो 31 श्रमिक नेता थे इन 31 को छोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो जब हमारे देश में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये घटना है 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की, जब हमारे देश के पंजाब वाले क्षेत्र में जालियांवाला बाग में हजारों लोगों को अंग्रेजों के द्वारा गोलियों से भून करके मार डाला जाता है। उस समय भारत का वायसराय जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगर आपसे पूछ ले कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो था माइकल ओ डायर। कौन था? माइकल ओ डायर जो है वो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगर आपसे पूछ ले कि गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जो है वो जनरल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो जनरल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। ये 3 आप नाम याद रखिएगा कि भारत का वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश जो है वो जनरल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। बाकी के जो आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।